मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 6 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। ऑप्शनल पेपर डेमोग्राफी से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जनांकिकी के अध्ययन क्षेत्र कौन से हैं और इसकी विषय सामग्री, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ डेमोग्राफी। हम लोग आज के इस क्लास में इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आज से पहले के वीडियो में हम लोगों ने जनांकिकी के अर्थ के बारे में जाना, उसकी परिभाषा के बारे में समझा और उसकी परिभाषा को देख के ये स्पष्ट हुआ कि जनांकिकी जो है ये बहुत ही व्यापक और बड़ा कंसेप्ट है। तो इसलिए जनांकिकी का जो सब्जेक्ट मैटर है या जो विषय वस्तु है, इसको दर्शाना बहुत सहज नहीं है क्योंकि इसका दायरा जो है वो बहुत बड़ा है। तो वर्तमान समय में हम लोग जैसा जनांकिकी यानी कि डेमोग्राफी को जिस तरह विज्ञान के रूप में हम लोग देख रहे हैं और ये जितना व्यापक हुआ है, इस आधार पर कुछ विद्वानों ने जनांकिकी के विषय सामग्री को प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है जनसंख्या का आकार, दूसरा है जनसंख्या की संरचना, तीसरा है जनसंख्या का वितरण, चौथा है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व और पांचवा है जनसंख्या नीति। अब हम लोग जनांकिकी के विषय सामग्री से संबंधित ये जो 5 भाग हैं, इन 5 भागों का एक एक कर विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जनांकिकी का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जनांकिकी का आकार, जो इसका पहला भाग है। जनांकिकी का आकार मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो जनसंख्या का आकार कहने से हमारे दिमाग में क्या आता है, हम लोग क्या सोचते हैं? तो जब भी हम लोग जनसंख्या के आकार के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई स्थान विशेष होगा, कोई टाइम विशेष होगा और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं यानी कि लोगों की संपूर्ण संख्या। तो इस तरह हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट आता है। तो वैसे ही जनसंख्या का आकार का मतलब क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या है कि किसी एक समय में किसी एक स्थान में रहने वाले जितने भी जन समुदाय या व्यक्तियों की जो संख्या होगी वो जनसंख्या का आकार कहलाता है। ऐसे तो अगर हम लोग ये जानना चाहेंगे कि किसी विशेष जगह में किसी विशेष समय में जनसंख्या कितनी है, तो इसको जैसे बहुत ही सहजता से जान लेंगे ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है क्योंकि जनसंख्या के आकार के बारे में जानना अर्थात जनगणना करना, तो जनगणना जो है वो इतना सरल कार्य नहीं है। जनगणना करना एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। अगर हम लोग किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के आकार को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले स्थान तय किया जाता है कि किस स्थान की जनसंख्या के बारे में, उसके आकार के बारे में जानना चाहते हैं। समय तय होता है कि जो जनसंख्या की जो गिनती है वो कब से हम लोग कब तक करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। उसके बाद में व्यक्ति को भी बताना पड़ता है, यानी कि परिभाषित करना पड़ता है कि एक व्यक्ति के संदर्भ में हम किसको गिनेंगे, इस तरह से। तो ये एक जटिल कार्य है। तो जब ये तय हो जाता है कि किस स्थान में कितने बड़े एरिया में जनगणना करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो इसके बाद जनगणना करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसमें जनगणना करना शुरू होता है, उसके साथ साथ पंजीकरण होता है, प्रत्येक फैमिली का पंजीकरण होता है, प्रत्येक व्यक्ति का होता है।
और इस तरह से हम लोग पूरी जनसंख्या का आकलन कर सकते हैं कि उस विशेष क्षेत्र में उस टाइम पीरियड में कितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो 2011 में जनगणना हुआ था और अब जो जनगणना होने वाली है, दोनों में बहुत अंतर होगा कि पिछले 10 सालों में कितने लोग मर चुके हैं, कितने नए लोगों का जन्म हुआ। 10 साल पहले जो बच्चे थे वो अब वयस्क बन गए हैं, ये 10 साल पहले जो वयस्क थे, कार्यशील जनसंख्या का भाग था, अब वो वृद्ध में गिनती होने लगेंगे। तो इस तरह से एक समय विशेष में, एक स्थान विशेष में जनसंख्या का आकार हमें बताता है कि फलना समुदाय में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। और इस संख्या को हम लोग एक प्रोसेस के माध्यम से जान सकते हैं। इसमें समय लगता है क्योंकि डोर टू डोर विजिट होता है और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से जनसंख्या का आकार हमें पता चलता है। लेकिन किसी भी क्षेत्र में केवल जनसंख्या का आकार को जान लेना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी होता है कि जनसंख्या में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, किस दिशा में परिवर्तन हो रहे हैं, ये जानना पड़ता है। जब हम लोग किसी स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष के बारे में हम लोग जानते हैं तो उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, तो इस तरह का पता लगाया जाता है स्टडी के माध्यम से। जब हम लोग को ये पता चलता है कि जनसंख्या घट रही है, बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में संभावित जनसंख्या कितनी हो सकती है, कितना बढ़ेगी या कितना घटेगी, तो इसको भी समझा जा सकता है। कहने का मतलब है कि हम लोग भविष्य का जो है वो अनुमान लगा सकते हैं जनसंख्या का, कि वर्तमान में कितनी जनसंख्या है और आने वाले समय में जनसंख्या कितनी हो सकती है। तो जब भी जनसंख्या से संबंधित परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसमें परिवर्तन होने वाले दर के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसके साथ ये भी अध्ययन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन चीज़ों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, वे कौन से कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल के वीडियो में भी जाना था कि जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है और सामाजिक गतिशीलता है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करती है, ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जब किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के आकार के बारे में अध्ययन होता है, उसमें परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कारकों के भी बारे में अध्ययन किया जाता है। और उनको प्रभावित करने वाले केवल जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और सामाजिक गतिशीलता ही नहीं होती है, बल्कि उस क्षेत्र विशेष की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भी होती है जो उस क्षेत्र के जनसंख्या के आकार को प्रभावित करता है। तो ये बात है, यही कारण है कि जो भी जनांकीकी विद होते हैं उनको एक तरफ से जैविक शास्त्री या जीव विज्ञानी भी बनना पड़ता है, समाजशास्त्री भी बनना पड़ता है और जनांकीकी विद भी बनना पड़ता है, क्योंकि इन सारे चीज़ों के बारे में उसको स्टडी करना पड़ता है। तो इस तरह से जो जनांकीकी के सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत जो हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें पहला हम लोग देख रहे हैं जनसंख्या का आकार, तो जनसंख्या के आकार के अंतर्गत किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, इसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया। नेक्स्ट जो अगला कारक है वो है जनसंख्या की संरचना। जनसंख्या की संरचना, जिसे हम लोग जनसंख्या का गठन भी कह सकते हैं, ये जनांकीकी के अध्ययन की दूसरी प्रमुख विषय वस्तु है। चलिए हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या की संरचना कहने से हमारे दिमाग में क्या आता है।
जब भी हम लोग जनसंख्या की संरचना के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी स्थान विशेष, किसी क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं क्या है। जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि दो क्षेत्र हैं। अब जब जनगणना हुई तो जनसंख्या का आकार जो है दोनों क्षेत्रों का इक्वल आया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उन दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या की संरचना भी इक्वल हो। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन दोनों क्षेत्रों में आयु, लिंग, जाति, धर्म, निवास, इनके स्थान पर भिन्नता हो, और होता भी है। अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन होता ही है। तो इस तरह से जनसंख्या की संरचना जो है वो जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में हमें बताता है। ये उसका सब्जेक्ट मैटर है, और ये मुख्य रूप से ये बताता है कि एक जगह की जनसंख्या किन किन मामलों में दूसरे जगह की जनसंख्या से वो अलग है, वो भिन्न है, और इसमें वो कौन सी विशेषताएं हैं जो इन दोनों में अंतर बताता है। और इसके साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट मैटर ये भी होगा कि अगर इन दोनों में भिन्नता है, जनसंख्या की विशेषताओं में भिन्नता है, तो इस विशेषता का क्या कारण है, या ऐसी जो जनसंख्या में जो अंतर हुआ है, आकार में नहीं, जनसंख्या की विशेषता में जो अंतर हुआ है, तो इस विशेषता के होने के क्या कारण हैं, उसके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा कि आखिरकार क्यों एक क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना दूसरे क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना से अलग है। इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रोफेसर होले कहते हैं कि जनसंख्या की संरचना का जब अध्ययन किया जाता है तो इससे प्रमुख रूप से 4 उद्देश्य पूरे होते हैं। वो 4 उद्देश्य कौन कौन हैं, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। प्रोफेसर होले जिन 4 उद्देश्यों के बारे में बताते हैं उसमें पहला है कि जब हमें जनसंख्या की संरचना के बारे में पता चलता है तो इससे विभिन्न जनसंख्या समूहों में परस्पर तुलना संभव हो पाती है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि किस किस मामले में 2 जगह की जनसंख्या में अंतर पाया जाता है। तो जब अंतर पाया जाता है तो हम लोग तुलना कर सकते हैं कि ए क्षेत्र और बी क्षेत्र है, तो ए क्षेत्र में पुरुषों की संख्या अधिक है या बी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक है। दोनों क्षेत्र में जाति में भिन्नता है, दोनों क्षेत्र के निवासियों में आयु में भिन्नता है या लिंग में भिन्नता है। तो इस तरह हम लोग उनका जो है तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो पाता है। दूसरा उद्देश्य यह है कि जब हमें जनसंख्या की संरचना के बारे में पता चलता है तो इससे जो है वो श्रम शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। कार्यशील जनसंख्या के बारे में हमें पता चलेगा तो इससे श्रम शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश में किस क्षेत्र में कितनी अधिक काम करने लायक जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है, इसके बारे में जाना जा सकता है। तीसरा उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब भी जनसंख्या की संरचना के बारे में पता चलता है तो इससे हमें जनांकिकी प्रक्रिया के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि जब जनसंख्या की संरचना के बारे में पता चलता है तो आयु संरचना के बारे में पता चलता है कि एक स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष में युवाओं की जनसंख्या कितनी है या वृद्धों की जनसंख्या कितनी है। तो इस तरह से उस क्षेत्र की जनसंख्या में चेंजेस किस डायरेक्शन में होने वाला है ये जाना जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी बच्चों की संख्या अधिक है, जो अगले 10 सालों में कार्यशील जनसंख्या में गिनती जिनकी होने लगेगी,
तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र से कार्यशील जनसंख्या अधिक मिलेगी, काम करने वाले लोग अधिक प्राप्त होंगे कुछ सालों बाद। ऐसे ही अगर कोई क्षेत्र विशेष में स्त्रियों की जनसंख्या अधिक है, प्रजनन आयु की स्त्रियों की जनसंख्या अधिक है, तो ये संभावना रहती है कि उस क्षेत्र में जो है वो जन्म दर में वृद्धि होगी, क्योंकि प्रजनन आयु की महिलाओं की संख्या वहाँ अधिक है। इसी तरह से अगर उस क्षेत्र विशेष में वृद्धों की जनसंख्या अधिक है, तो ये अनुमान रहता है कि अगले 10 सालों में यहाँ मृत्यु दर बढ़ेगी, क्योंकि इनमें से बहुत लोग मर जाएंगे। तो इस तरह जनसंख्या की संरचना के बारे में जब अध्ययन किया जाता है, तो इससे हम लोग जो हैं वो ये समझ सकते हैं कि आगे जनांकिकी प्रक्रिया किस ढंग से होने वाली है। एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्रोफेसर होले के अनुसार जो चौथा उद्देश्य है, चौथा उद्देश्य क्या है, जिसमें संरचना संबंधी सूचनाओं से ही सामाजिक ढांचे एवं उसमें आने वाले परिवर्तनों का ज्ञान हो सकता है। जनसंख्या की संरचना से संबंधित जो भी सूचनाएं मिलती है, उन सूचनाओं से सामाजिक ढांचे और उस ढांचे में क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जैसा हमें लिंग अनुपात बताता है कि एक विशेष क्षेत्र में कितना लिंग अनुपात है, 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, तो इस आधार से ये जाना जा सकता है कि सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन उस क्षेत्र में आ सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या संरचना जो है ये भी एक भाग है, बड़ा भाग है डेमोग्राफी का, सब्जेक्ट मैटर का, विषय वस्तु का। तो इसके जब हम लोग बारे में जानते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो जनसंख्या की जो संरचना होती है वो जनसंख्या की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में प्रकाश डालती है। बहुत सारी विशेषताएं, जैसे आयु संरचना के बारे में बताती है, लिंग संरचना के बारे में बताती है, कार्यशील जनसंख्या के बारे में बताती है, वैवाहिक स्तर के बारे में बताती है, शैक्षणिक स्तर के बारे में बताती है, फिर धर्मानुसार परिवर्तन के बारे में वो बताती है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों के बारे में वो जानकारी देती है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जनसंख्या की जो संरचना है ये हमें बताता है कि जनसंख्या की जो अलग अलग विशेषताएं हैं ये किस प्रकार से है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र विशेष में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, बूढ़ों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या का अनुपात कम है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो निर्भरता अनुपात है वो बहुत अधिक रहेगी। यानी कि कार्यशील जनसंख्या कम है, लेकिन उस कार्यशील जनसंख्या पर बहुत लोगों का भरण पोषण करने की जिम्मेवारी है, उस पर भरण पोषण का अधिक भार रहेगा। तो इस तरह से ये जाना जा सकता है कि आखिरकार उस जगह का जनसंख्या वितरण जो है वो किस तरह से होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जनांकिकी के अंतर्गत जो जनसंख्या की संरचना के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे घटकों का भी अध्ययन होता है, जैसे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या संरचना से हमें ये भी पता चलता है कि किसी क्षेत्र विशेष में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है। लोगों की वैवाहिक स्थिति के बारे में पता चलता है, आय, व्यवसाय, शिक्षा, धर्म, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। और वो कौन कौन से कारक हैं जो जन्म दर और मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं, तो इसके बारे में भी पता चलता है। तो इन सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जनसंख्या की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो ये तो ज़रूर देखा जाता है कि इनको वो कौन कौन से कारक
प्रभावित करते हैं और ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के क्या कारण हैं और आगे चल के इन परिवर्तनों का क्या परिणाम आएगा, तो इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या संरचना जो है ये भी एक बहुत बड़ा भाग है जिसका अध्ययन जो है जनांकीकी के अंतर्गत किया जा सकता है। इस संबंध में हम लोग देखते हैं जनसंख्या की संरचना के संबंध में थॉमसन और लेविस का क्या कहना है। वे कहते हैं कि जनसंख्या की संरचना तथा उसकी मृत्यु दर, प्रजनन दर तथा शुद्ध प्रवास के मध्य परस्पर अनुक्रमात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात संरचना जनांकीय क्रियाओं को प्रभावित करती है तथा ये प्रक्रियाएं संरचना को आयु तथा लिंग की संरचना के माध्यम से प्रभावित करती है। जनसंख्या की संरचना के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि डंकन और हाउजर क्या कहते हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या संरचना के अंतर्गत जनसंख्या की आयु, लिंग तथा वैवाहिक स्थिति जैसे पहलू नहीं आते हैं, बल्कि स्वास्थ्य स्तर, बौद्धिक स्तर, प्रशिक्षण से प्राप्त तकनीकी की क्षमता आदि गुण भी शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह डंकन और हाउजर जो है जनसंख्या की संरचना से संबंधित विषय वस्तु को और व्यापकता प्रदान करते हैं और वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत केवल आयु, लिंग और वैवाहिक स्थिति का ही अध्ययन नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अंतर्गत स्वास्थ्य स्तर, बौद्धिक स्तर और प्रशिक्षण से प्राप्त तकनीकी क्षमता, तो इसका भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या की जो संरचना है, यह जनसंख्या का जो गठन है, ये भी जनांकीकी का एक प्रमुख विषय वस्तु है, एक सब्जेक्ट मैटर है। नेक्स्ट हम लोग इसका तीसरा भाग देखते हैं, वो है जनसंख्या का वितरण। जनांकीकी का विषय वस्तु का तीसरा महत्वपूर्ण भाग है जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जनसंख्या का वितरण किसी क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष में कैसे हो रहा है और इस जनसंख्या के वितरण में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसका भी अध्ययन किया जाता है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रोफेसर डोनाल्ड जे बोक उन्होंने जनसंख्या के अध्ययन को दो भागों में बांट दिया है। पहला है समग्रात्मक विधि यानी कि एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव मेथड के अंतर्गत क्या होता है कि किसी एक देश या किसी एक क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर उसकी जनसंख्या के आकार और उसके गठन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया समग्रात्मक विधि। दूसरा क्या है? दूसरा है वितरणात्मक विधि। वितरणात्मक विधि के अनुसार क्या होता है कि एक देश को छोटे छोटे उप विभागों में बांट दिया जाता है। जैसा एक देश को स्टेट में बांट दिए, फिर डिस्ट्रिक्ट में बांट दिए, फिर ब्लॉक में बांट दिए, तो इस तरह से उसको छोटी छोटी उप विभागों में बांटा जा सकता है और उसके बारे में उस क्षेत्र से संबंधित जनसंख्या के आकार और उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दो मेथड है, एक एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, लेकिन एक्चुअली ये दोनों मेथड जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि जनसंख्या के अध्ययन की जो ये दोनों विधियाँ होती है, ये दोनों विधि जो है वो एक दूसरे के पूरक होती है। यानी कि एक विधि जो है वो पूरे देश का चित्र प्रस्तुत करता है,
तो दूसरा विधि जो है वो इसके उपविभागों से संबंधित होता है। तो इस तरह से ये जो है अलग अलग क्षेत्रों की जनसंख्या के बारे में हमें बताता है और उसके वितरण पर प्रकाश डालता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण जो है वो किस प्रकार होता है। प्रथम मेथड जो है, जो हम लोग समग्र विधि के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बताता है कि विभिन्न वर्षों में भारत में जो है उसका मृत्यु दर का विवरण हमें प्रस्तुत करेगी कि कितने सालों में कितने कितने लोग मरे हैं, किस प्रकार से। और इसका जो वितरणात्मक विधि है ये हमें बताएगा कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है लोगों का मृत्यु दर या जन्म दर कितना रहा, या अलग अलग क्षेत्रों में मृत्यु दर के दबाव में कितने अंतर रहे, इसके बारे में भी वो बताता है। तो इस तरह से इन दोनों मेथड के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या अंतर है, जनसंख्या के वितरण में क्या अंतर है। अब हम लोग यहाँ ये बात करेंगे कि जनसंख्या से संबंधित जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए दो आधार होते हैं। उन दो आधारों के आधार पर ही आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जिसमें पहला आधार है भौगोलिक इकाई। भौगोलिक इकाई के रूप में आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, जैसे महाद्वीप हुआ, रेगिस्तान हुआ, रेगिस्तानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, या संपूर्ण विश्व को इसका आधार मान के भी आंकड़े ज्ञात किए जाते हैं। दूसरा जो आधार है उसको हम लोग प्रशासनिक इकाई के रूप में देख सकते हैं। प्रशासनिक इकाई के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं, जैसे देश है, प्रदेश है, जिला, शहर, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम, इन चीज़ों को आधार मान के भी इनका अध्ययन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये बताते हैं कि जनसंख्या का वितरण यानी कि जनसंख्या का फैलाव कैसे है और इसमें परिवर्तन किस तरह से हो रहा है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में जो है और भी कुछ बातें महत्व रखती है, जैसा जन घनत्व कितना है किसी क्षेत्र का, कृषि घनत्व कितना है, या आर्थिक घनत्व कितना है। तो इन चीज़ों का भी अध्ययन और परिकलन जो है वो किया जा सकता है। हम लोग यहाँ अब जानने का प्रयास करेंगे कि थॉमसन एवं लेविस ने जो जनसंख्या वितरण का जो अध्ययन किया जाता है, इसके लिए उन्होंने नगरीकरण और औद्योगिकरण के आधार पर जो है 3 श्रेणियां बनाई थी, जिसमें से पहला श्रेणी जो था ये था आपका जो बहुत ही शहरी क्षेत्र हैं, जो बहुत ही उन्नत हैं, जो एडवांस हैं, तो वो एडवांस शहरी क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा जो नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, नए शहरी क्षेत्र जिनमें उद्योगों का विकास हो रहा है, शहरी क्षेत्र के रूप में वो डेवलप हो रहे हैं। और तीसरा जो इन्होंने माना था वो है कि शहरी एवं औद्योगिक विकास से पूर्व की स्थिति, शहरी और औद्योगिक विकास से पहले की स्थिति क्या थी। तो इन तीनों के माध्यम से थॉमसन और लेविस जो हैं वो किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के वितरण का स्वरूप कैसा है और उसके बारे में उस स्वरूप में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है और उन परिवर्तनों के क्या कारण हैं, आगे भविष्य में इनकी क्या संभावनाएं हैं, तो इनके बारे में भी विचार किया जा सकता है। ये भी इनका सब्जेक्ट मैटर ही है। तो इस तरह हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जनसंख्या का जो वितरण है इसके अंतर्गत भी अलग अलग बातों का अध्ययन किया जाता है, जैसा घनत्व के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो जब हम लोग किसी क्षेत्र में जनसंख्या के घनत्व के बारे में बात करते हैं, कृषि घनत्व के बारे में बात करते हैं या आर्थिक घनत्व के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ हम लोग इसे
कुछ समूहों में बांटकर फिर से इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसा पहला हम लोग देख सकते हैं कि जो भी भौगोलिक और प्राकृतिक कारक हैं, भौगोलिक और प्राकृतिक कारक के अंतर्गत जैसे जलवायु, वनस्पति, भूमि संरचना, पर्वत, पठार, मैदान, बर्फीले क्षेत्र, वन प्रदेश, इनको लिया जा सकता है। दूसरा कैटेगरी जैसा हम लोग बांट सकते हैं वो है सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारक। इसके अंतर्गत उद्योग, व्यापार, शहरीकरण, रोजगार आदि को शामिल किया जा सकता है। तीसरा जो है वो है जनांकीय कारक। तो इसके अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास को सम्मिलित किया जा सकता है। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का वितरण किस ढंग से होगा और वो कौन कौन से कारक जो हैं वो इसे प्रभावित करेंगे। लेकिन यहाँ ये बात भी ध्यान देना है, इसका भी अध्ययन किया जाता है कि अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक है तो जनसंख्या का घनत्व अधिक रहने पर क्या होगा, यातायात की सुविधा वहाँ होनी चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को यातायात के साधन की आवश्यकता पड़ेगी, तो यातायात की सुविधा, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, जब जनसंख्या का घनत्व अधिक रहेगा तो वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए जब भी जनसंख्या के वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है तो ये भी जाना जाता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है कि किसी भी देश में शहरी जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, कितने लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, कितने लोग औद्योगिक कार्य में लगे हुए हैं, कितने लोग व्यवसाय चला रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों के संदर्भ में राज्यवार या विषयवार जनसंख्या के वितरण का अध्ययन जो है उसको किया जा सकता है। और ये जाना जा सकता है कि जनसंख्या के वितरण में किस तरह का परिवर्तन आने वाला है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब सरकार को ये पता चल जाएगा कि जनसंख्या के वितरण में किन किन क्षेत्रों में किस तरह के परिवर्तन आने की संभावना है, किस दिशा में परिवर्तन हो रहे हैं, तो सरकार क्या कर सकते हैं, इनसे संबंधित नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या को कितनी सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार जनसंख्या के वितरण के आधार पर ही कोई भी सरकार जो है ये डिसीजन ले सकती है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या को कितनी सुविधाएं उपलब्ध करानी है और किन किन चीज़ों की कितनी कितनी आवश्यकता होगी, और उन क्षेत्रों के लिए सरकार को किस किस प्रकार की नीति बनानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें भी ध्यान देना होता है। तो ये भी इसके अंदर में इसका भी अध्ययन किया जाता है। ये भी जनांकीकी के सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत जनसंख्या के वितरण के अंतर्गत इसका भी अध्ययन किया जाता है, इसका भी स्टडी किया जाता है। जनसंख्या का जो जनांकीकी का जो विषय वस्तु है, तो जनांकीकी के विषय वस्तु के अंतर्गत हम लोग जो चौथा भाग है उस चौथा भाग में हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ये भी इसका सब्जेक्ट मैटर है। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो भी तत्व हैं वो बहुत सारे तत्व हैं, उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है और इन परिवर्तनों का अगर अध्ययन कर लिया जाता है, इन परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है, तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी या कितनी कमी होगी और कौन सा क्षेत्र किस दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण होगा, तो इसके बारे में भी पता चल जाता है। क्योंकि जब जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन होता है जिसके चलते जनांकीकी के आंकड़े बदलते हैं, तो उसके साथ साथ उस क्षेत्र की जनसंख्या का आकार भी बदलने लगता है, उसकी संरचना भी बदलती है और उसका वितरण भी प्रभावित होता है। और इसके साथ साथ ये भी होता है,
तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वे कौन कौन से कारक हैं जो इन सारी चीज़ों को यानी कि जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जैसे जो प्रमुख कारक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये चीज़ें भी जनसंख्या को प्रभावित करती हैं और जिसके चलते जनसंख्या की आकार, संरचना और वितरण में परिवर्तन आता है। तो सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं, ये भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि समाज में अधिक विवाह हो गया, तो विवाह होने से भी जन्म दर में वृद्धि हो जाएगी और जनसंख्या बढ़ेगी। अब यहाँ ये है कि रोजगार मिलने से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है कि पहले कोई व्यक्ति बेरोजगार रहता है तो वो शादी करने या परिवार बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन जब उसे रोजगार मिल जाता है तो इससे भी क्या होता है कि उस क्षेत्र में जो है वो जनांकिकी परिवेश में अंतर होने लगते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि सामाजिक गतिशीलता जो है ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो जनसंख्या में परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो एक व्यक्ति की समाज में क्या स्थिति है और उस व्यक्ति की स्थिति का परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, यानी कि समाज में गतिशीलता कैसे हो रही है, तो उस गतिशीलता के आधार पर भी जनसंख्या में जो है वो परिवर्तन होने लगते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति जो है वो जनसंख्या को प्रभावित करता है तो उसके माध्यम से समाज किस प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है, इसको भी देखा जा सकता है। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उसके अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, सामाजिक गतिशीलता तो होती ही है। इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी सांस्कृतिक कारक है, ये कारक भी जनसंख्या को जो है वो प्रभावित करती है। और इसके साथ साथ जनसंख्या में परिवर्तन होने के साथ साथ जनसंख्या के जो है वो आकार में भी परिवर्तन होता है, उसकी संरचना में भी परिवर्तन होता है और उसके वितरण में भी परिवर्तन होता है। तो इन सारी बातों का अध्ययन जो है वो भी जनांकिकी का सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है। अब हम लोग इसके 5वें भाग के बारे में बात करेंगे। वो 5वां भाग क्या है, वो है जनसंख्या की नीति। तो अभी वर्तमान समय में जब जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण भी संभव नहीं हो पाता है, तो सरकार को एक कारगर जनसंख्या नीति लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या नीति जो है, जनसंख्या नीति के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किसी देश में जनसंख्या के आकार और उसके साधनों के अनुरूप किस तरह से उसे बढ़ाया जाए अथवा घटाया जाए, तथा जनसंख्या में किस तरह परिमाणात्मक सुधार के साथ साथ गुणात्मक सुधार लाया जाए। तो यहाँ जनसंख्या नीति ये बताती है कि किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में संसाधन कितने हैं, रिसोर्सेस कितने हैं, तो उन रिसोर्सेस के आधार पर जनसंख्या को बढ़ाना चाहिए या जनसंख्या को घटाना चाहिए। इसके बारे में भी ये नीति जो है वो डिसीजन लेती है। और इस जनसंख्या नीति का काम ये भी है कि जनसंख्या में चाहे वृद्धि हो या चाहे कमी हो, लेकिन ये देखना पड़ता है इस नीति को कि उसमें परिमाणात्मक परिवर्तन कितने हो रहे हैं, यानी कि जनसंख्या के आंकड़ों में कितने परिवर्तन हो रहे हैं। और सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तनों को ही नहीं देखा जाता है, बल्कि इसके साथ साथ जो गुणात्मक परिवर्तन है, उन गुणात्मक परिवर्तनों को भी देखा जाता है। यानी कि जनसंख्या का क्वालिटी में भी चेंजेस होना चाहिए, उसके गुणों में भी चेंजेस होना चाहिए। तो जनसंख्या नीति के अंतर्गत ये ध्यान दिया जाता है कि कैसे करके हम लोग किन किन क्षेत्रों में
जन्म दर में कमी ला सकते हैं और मृत्यु दर में कैसे कमी लाई जा सकती है, और जनसंख्या में जो किस्म है उसका जो क्वालिटी है उसमें हम लोग किस तरह के चेंजेस ला सकते हैं। और जनसंख्या नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि परिवार नियोजन को कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और परिवार नियोजन के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाएं, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो जनसंख्या नीति जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब सरकार कोई भी आर्थिक नीति बनाती है तो उस आर्थिक नीति का सफल होना या न सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि जनसंख्या में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी आकार और उसकी संरचना और वितरण में किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं। अगर जनसंख्या नीति के माध्यम से जनसंख्या की संरचना और इसमें होने वाले परिवर्तन को कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके, नियंत्रित किया जा सके, तो इसके माध्यम से जो आर्थिक नीति है उस आर्थिक नीति को सफल बनाया जा सकता है, उसको सफल बनाने के प्रयास किए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो जनसंख्या नीति होती है ये भी जनांकिकी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये उसका एक बड़ा भाग है। तो हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि जब भी कभी भी कहीं विश्व में जिस भी तरह के जनसंख्या से संबंधित सम्मेलन होते हैं तो और जो जनसंख्या से संबंधित जो भी अध्ययन किए जाते हैं, जो भी अध्ययन केंद्र होते हैं, उनमें कुछ प्रमुख बातों का उनके द्वारा कुछ प्रमुख बातों का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, जिनको जो है जनांकिकी क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, विषय वस्तु के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। जैसे उसका कुछ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे प्रजनन शक्ति एवं प्रजनन दर और मृत्यु दर और विवाह या विवाह से संबंधित जो दरें होती हैं, फिर आयु तथा लिंग संरचना, फिर आवास के साथ साथ लोगों में किस तरह का प्रवास होने की गति है, माइग्रेशन कैसे हो रहा है, ये भी है। फिर प्रक्षेपण, फिर जनसंख्या एवं साधन, जनसंख्या कितनी है और उस जनसंख्या से संबंधित संसाधन कितने हैं, फिर ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ जो जनसंख्या का आकार है, उसका गठन है, उसका वितरण है, फिर जनांकिकी के माप जो है, परिवार नियोजन से संबंधित बातें, जनसंख्या नीति से संबंधित जो भी बातें हैं, फिर जनांकिकी से संबंधित जो भी शोध वर्क हो रहे हैं या जो भी रिसर्च हो रहे हैं, जिस तरह के भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, और श्रम पूर्ति के जो भी जनांकिकी के पहलू हैं, परिवार नियोजन, और जिस तरह से जनसंख्या के जो गुणात्मक पहलू है, जैसे जनसंख्या के गुणात्मक पहलू के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि शिक्षा, आवास एवं जीवन स्तर, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन यहाँ किया जाएगा। फिर जनसंख्या एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या के साथ में सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, तो इन चीज़ों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। और भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या है, और समाज में जो है वो लिंग संरचना में किस तरह के जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसके साथ साथ परंपरावादी सोच में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। तो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन जब आप लोग स्टडी करिएगा तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये सारे कारक जो हैं ये भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, और ये भी एक विषय वस्तु है जिसका अध्ययन जो है वो जनांकिकी के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जनांकिकी के अंतर्गत उन सभी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है जो भी विषय वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के आकार, जनसंख्या के गठन, उसके वितरण
और जनसंख्या नीति को प्रभावित करते हैं और इनमें परिवर्तन से संबंधित होते हैं। उन सारी बातों का, उन सारे कारकों का इसके जनांकिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ये इसके सब्जेक्ट मैटर में सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि जनांकिकी का क्षेत्र और इसके विषय वस्तु क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।